हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के अलावा हम बाकी के दो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर सेकेंड एंड थर्ड। अगर आपको कोई और सेमेस्टर में पढ़ना हो तो वो आप खुद से देख सकते हो। बस देखना ये है कि आपका सिलेबस इससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो डजेंट मैटर कि आपका सेमेस्टर कौन सा है, ये शायद आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। ठीक है, तो नोट्स के लिए देखो इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स जो पीडीएफ फॉर्मेट में है उनके भी लिंक्स दिए गए हैं, तो वहां से आप जाकर के डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके अलावा जो प्लेलिस्ट हैं जियोमॉर्फोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, इन सब के प्लेलिस्ट भी गिवन है, तो अगर आपको पढ़ना हो तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है हमारा टेम्परेचर। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम इसका डिफिनेशन देखेंगे, भले ही वो शॉर्ट डिफिनेशन है लेकिन देखना तो पड़ेगा। टेम्परेचर क्या है? तो हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच सब्सटेंसेस आर हीटेड। द मेजर ऑफ दैट हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी है, ये तो सबको पता है। एंड ये क्या करता है? दूसरे सब्सटेंसेस को हीट करता है। ठीक है, तो हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी है, वो दूसरे सब्सटेंसेस को हीट करता है और इसी हीट को जो मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, ये जो हीट है उसके माप को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। Our atmosphere receives heat from the sun and earth in the forms and emits heat। ठीक है, अभी ये चीज तो सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है और जो सन है, हमारा एटमॉस्फेयर यहीं से अपनी हीट क्या करता है? लेता है। ठीक है, रिसीव करता है एंड उसको फिर क्या करता है? उसको इमिट भी करता है, उसका विसर्जन भी कर देता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, कन्वेक्शन, यहाँ पे देखो कंडक्शन होगा, एंड रेडिएशन मेथड्स ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, देखो ये प्रोसेसेस ना हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, जिसको भी नहीं समझ में आया था वो थोड़ा सा और समझ लो कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। एब्जॉर्प्शन में जब चीजें एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ है, वो चीजों को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, और एब्जॉर्ब करने से क्या हो रहा है? ये हीटिंग एंड कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसके अलावा सर्कुलेशन का प्रोसेस एक हो जाता है। तो सर्कुलेशन का प्रोसेस मतलब कहीं और से, ठीक है, जिस जिस जगह पे एयर जो है ऑब्टेंड हो रही है, अगर वो ठंडा प्रदेश है, वो गर्म प्रदेश है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? वो हवा भी होगी। अगर वो ठंडे प्रदेश से आ रही है तो वो बहुत ज्यादा ठंडी होगी, अगर वो गर्म प्रदेश से आ रही है तो वो ज्यादा गर्म होगी। ठीक है, तो वो सर्कुलेशन का प्रोसेस हो गया। वो क्या करेगी? जहां भी जाएगी अपने अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसको बढ़ा देगी या फिर घटा देगी। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होगा? कन्वेक्शन में जो हमारी अर्थ है उसके जस्ट क्लोज क्या है? जो उसका फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसको क्या करेगी? गर्म करेगी और ठंडा करेगी, और ये बार बार क्या होगा? चलते रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है? कन्वेक्शन का है। उसके बाद हमारा कंडक्शन का प्रोसेस हो गया, जो कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। लाइक जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज है, तो यहाँ पे अगर हीट करना शुरू करें तो धीरे धीरे करके क्या होगा? यहाँ तक वो हीट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कंडक्शन में यही प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे करके हीट होता है। ओके, थ्रू द वाटर, थ्रू द लैंड, कुछ भी हो सकता है, थ्रू द एयर। उसके बाद हमारे पास क्या है? रेडिएशन मेथड ऑफ सोलर एनर्जी। तो रेडिएशन मेथड के थ्रू कैसे होता है हीटिंग एंड कूलिंग का काम? तो रेडिएशन मेथड में क्या होता है? वेव के थ्रू होता है। जो वेव्स के बारे में, जिन तरंगों के बारे में हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, उन्हीं तरंगों के उन्हीं तरंगों की हेल्प से क्या होता है? ये कूलिंग एंड हीटिंग का काम होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल डिक्शनरी। डिक्शनरी जो जियोग्राफिकल डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या है? एक सेकेंड, इधर मिटा लेते हैं पहले। अभी देखो ये मीट भी नहीं रहा है, चलो छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं हम। देखते हैं क्या है। टेम्परेचर इज अ क्लाइमेटिक एलिमेंट लाइक हीट एंड कोल्ड विच कैन बी इजिली मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट टेम्परेचर क्या है? क्लाइमेटिक एलिमेंट है। जिस तरह से हीट है, कोल्ड है, उसी तरह से वो भी है, जिसको हम इजिली थर्मोमीटर में मेजर कर सकते हैं। ओके, आगे हमारे पास है मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर क्या होता है? अभी मीन टेम्परेचर को आप एवरेज टेम्परेचर भी बोल सकते हो। ठीक है, जो औसत टेम्परेचर है वो, द एवरेज वैल्यू ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर। जो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर है उसका जो एवरेज वैल्यू है किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस का, उसको हम कहते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, किसी भी एक प्लेस, एक पार्टिकुलर प्लेस को ले लो, और यहाँ की जो एवरेज वैल्यू है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर के बीच में जो एवरेज वैल्यू है
उसको हम क्या कहेंगे, मीन टेम्परेचर कहेंगे उस प्लेस का। एवरेज टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड ऑन डेली, मंथली और ईयरली बेसिस, ठीक है। एवरेज जो टेम्परेचर है हमारा, मीन टेम्परेचर, वो ईयरली के बेसिस पे हो सकता है, मंथली बेसिस पे हो सकता है, डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरी कैसे करता है ये, तो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या कहेंगे, तो जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है किसी भी एक प्लेस का, उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरिएशंस कैन बी डेली, मंथली और एनुअल, ये भी डेली, मंथली और एनुअल होता है, ओके, वेरिएशन। उसके बाद है ड्यूरनल टेम्परेचर, जो दैनिक टेम्परेचर है वो क्या होता है, तो इसमें देखो समझने वाली चीज है कि जब सनराइज होता है, ठीक है, सनराइज से लेकर के जो सुबह में सनराइज होता है उससे लेकर के शाम को 3 बजे तक देखो, तो सूरज क्या होगा, धीरे 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 करके एकदम ज्यादा तेज होगा। एंड दोपहर में 12 बजे तो खैर बहुत ज्यादा, मतलब सूरज सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ज्यादा गर्मी कब होगा, ज्यादा हीट टेम्परेचर कब राइज होगा, 2 से लेकर के 3-4 बजे के बीच में, ऐसा होता है, ठीक है। वैसे ही रात को 12 बजे सबसे ज्यादा मिनिमम टेम्परेचर अर्थ अब्जॉर्ब करती है, लेकिन सबसे ज्यादा ठंड कब लगती है या फिर सबसे ज्यादा पता कैसे चलता है कि एकदम टेम्परेचर कम हो रहा है, वो 4 या 5 बजे के लगभग होता है, 3-4-5 बजे के लगभग, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो दैनिक टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, वो भी डिफरेंट होता है। वो किस तरह से देखो इधर अफेक्ट कर रहा है। सनराइज टू 3 PM अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी इन लार्ज अमाउंट, टेम्परेचर इंक्रीजेस। देखो अर्थ जब लार्ज अमाउंट में सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा। और फिर 3 PM से नेक्स्ट सुबह सनराइज तक देखो तो अर्थ क्या करती है, सोलर एनर्जी बहुत कम रिसीव करती है, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज की ही बात कर रहे हैं। एनुअल टेम्परेचर में हम क्या देखेंगे, ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन and its tilt on the axis, the rays of sun sometimes fall vertically and sometimes obliquely at different latitudes of the earth, ठीक है। अभी देखो कभी कभी तो सीधी पड़ती है, कभी कभी टेढ़ी भी पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो झुकी हुई है, तो झुकी हुई होने के कारण अपनी एक्सिस पे, और क्योंकि रिवोल्यूशन करते रहती है सन के, तो कभी दूर हो जाती है, कभी पास हो जाती है, ठीक है। तो इन सब की वजह से टेम्परेचर में कैसे चेंजेस आएंगे, जितना ज्यादा हीट पड़ेगा टेम्परेचर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम हीट पड़ेगा उतना ही क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो ये चीज तो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा इसमें परेशान होने वाली कोई चीज नहीं है, या फिर मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है कि कैसे ये चेंज हो रहा है। जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी अर्थ उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना कम करेगी उतना ही कम टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज डिफरेंट there is a difference in temperature on the latitudes and there is a change of seasons, ठीक है। टेम्परेचर भी चेंज होता है लैटिट्यूड्स पे, हर सारे लैटिट्यूड पे सेम एकदम टेम्परेचर नहीं होता है, क्योंकि सेम सोलर एनर्जी भी नहीं पड़ता, ओके। और क्या होता है, चेंज ऑफ सीजन्स भी होते हैं। द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ इज द रीजन ऑफ एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। जो चेंज ऑफ सीजन होता है, सीजन चेंज कैसे होता है, जब अर्थ रिवोल्यूशन करती है सन के, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सीजन हमारा चेंज हो जाता है। तो सीजन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, इधर टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। याद रखना है कि जो टेम्परेचर के बीच में जो एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस है वो कब आता है, वो आता है रीजन ऑफ सीजन की वजह से, सॉरी, चेंज ऑफ सीजन की वजह से ये होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को किस तरह से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। पहला फैक्टर है लैटिट्यूड, दूसरा है हमारा हाइट फ्रॉम द सी लेवल, तीसरा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर एंड लैंड, ठीक है। बारी बारी से पढ़ेंगे, आगे भी हमारा on moving from the latitude of equator towards the pole, the total receipt of insolation decreases, so the temperature is also distributed according to the latitudinal zones, ठीक है। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैटिट्यूड्स कैसे है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को अफेक्ट ये कैसे करता है। तो अभी लैंड पे या फिर पूरे अर्थ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट नहीं आ पाता है, क्यों, क्योंकि पोल की तरफ आप जैसे जैसे जाओगे तो ये जो इंसोलेशन है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, मतलब सोलर एनर्जी कम पड़ेगा इधर, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर ज्यादा पड़ेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स। उसके बाद है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, recorded in the tropical deserts located around the Tropic of Cancer and
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाइल टेम्परेचर्स आर यूनिफॉर्मली हाई थ्रू आउट द ईयर अराउंड द इक्वेटर। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा कहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिला है, रिकॉर्ड किया गया है, तो जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, वहां पे। ठीक है, जबकि यूनिफॉर्म कहाँ पे हीट रहता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर अक्सर कहाँ पे रहता है, थ्रू आउट द ईयर रहता है इक्वेटर के पास। ओके, the highest summer temperature is marked at 20 degree north latitude which is called thermal equator। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हाईएस्ट समर टेम्परेचर मार्क किया गया है, मतलब समर जो गर्मी के दिन होता है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर मार्क किया गया है, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में मार्क किया गया है, जिसको हम थर्मल इक्वेटर कहते हैं। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, ये कैसे अफेक्ट करता है, the places which are located near the sea level the lower layer of air receive the maximum terrestrial radiation। ठीक है, जो प्लेसेस एकदम क्या होते हैं, पास में होते हैं सी लेवल के, वहां का जो लो लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, वो क्या होता है, मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिसीव करता है। मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिसीव करता है मतलब कि जो ऊपर जाने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, उनको ये ज्यादा रिसीव करता है। The lower layer of atmosphere is densest and dust particles, water vapor, etc. are also found in it. Due to all these reasons, high temperature remain in this layer of air around the coast while the temperature decreases continuously on going to the height। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या होता है, ये गर्म हो जाता है एंड उसके ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिक्रीज करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड में क्या है हमारा, तो क्या है, हमारे पास सिर्फ पृथ्वी भी नहीं है, लाइक सिर्फ धरती भी नहीं है, भूमि बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ लैंड भी नहीं है और सिर्फ वाटर भी नहीं है। ओके, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का। तो इफ देयर वाज ओनली land or sea on the whole earth then probably the distribution of average temperature would have been parallel to the latitudes but their distribution is uneven। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता कि सिर्फ पूरा अर्थ ही है, मतलब पूरा लैंड ही है अर्थ पे, या फिर पूरा वाटर ही वाटर है, तो शायद क्या हो सकता था, जो एवरेज टेम्परेचर है वो लैटिट्यूड्स के पैरेलल हो सकता था। ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइवन है, मतलब सिर्फ पानी ही नहीं है या फिर सिर्फ धरती ही नहीं है, मतलब लैंड ही नहीं है। ओके, दोनों ही है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों बराबर भी नहीं है। The nature of receiving insolation and terrestrial radiation by land and water and immersing them in atmosphere is different। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और बताया जा रहा है कि जो इंसोलेशन है, मतलब जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करना है और उसको फिर वापस ऊपर भेजना है, तो दोनों ही क्या होता है, जो हमारे पास लैंड है और वाटर है, दोनों में ही डिफरेंट होता है। ठीक है, पानी आपको पता हो कि एकदम धीरे धीरे गर्म होता है और वैसे एकदम धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, समुद्र में आप जाकर के देखो, ऊपर वाला एकदम गर्म होगा और नीचे धीरे धीरे जाओगे तो धीरे धीरे करके आपको ठंडा मिलेगा, और मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पूरा का पूरा वैसा गर्म मिलेगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके ही वो ठंडा भी होता है। लेकिन जो लैंड पार्ट होता है वो क्या होता है, बहुत तेजी से गर्म हो जाता है और एक पॉइंट तक ही गर्म होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो उतनी ही तेजी से ठंडा भी हो जाता है। देखा है ना, दिन में क्या होता है, जब तक सन जो है मतलब वो हो रहा है, चमक रहा है सूरज, एकदम शाम तक भी आपको, जब तक सूरज चमक रहा है पूरा एकदम धरती पे पड़ रहा है, तब तक वो धरती गर्म मिलेगी, और जैसे ही रात होगा वैसे ही क्या होगा, एकदम ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है, जबकि पानी को ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे से वो क्या क्या है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, जो सी के पास जो कोस्ट होता है उससे डिस्टेंस की बात हो रही है। तो एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट इंक्रीजेस द इक्वलाइजिंग इफेक्ट ऑफ द सी डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे सी होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब डिस्टेंस जितना बढ़ेगा सी कोस्ट का, ठीक है, उतना ही क्या होगा, सी का जो उस पर इफेक्ट होगा वो घट जाएगा। Okay, similarly, because of the obstructions of mountain ranges in the path of winds, the influence of sea does not reach in the interior parts. Due to this, winters are colder and summer are hotter. ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जब माउंटेन रेंज के पास से हवा गुजरती है तो ऑब्स्ट्रक्शंस के रूप में क्या होते हैं, माउंटेन रेंजेस होते हैं। ओके, पाथ ऑफ विंड्स में, और जिसकी वजह से जो सी है वहां तक उसका इन्फ्लुएंस इंटीरियर पार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, विंटर्स कोल्डर होते हैं एंड समर्स क्या होते हैं, हॉटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या, सी करेंट्स। सी करेंट्स में क्या है, करेंट्स ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ओशन एंड कोस्टल एरियाज। ओके, यहाँ पे अब एक और चीज बताया जा रहा है
कि जो सी करेंट्स होते हैं, जो समुद्री धाराएं होती हैं, वो क्या होती हैं, वार्म और कोल्ड दोनों ही होती हैं। ओके, तो करंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ओशन एंड कोस्टल एरियाज। तो ये भी क्या करती हैं, टेम्परेचर ऑफ ओशन एंड कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करती हैं, उनके टेम्परेचर को अफेक्ट करती रहती हैं। ठीक है। प्रिवेलिंग विंड्स, प्लैनेटरी एंड लोकल विंड्स रिड्यूस और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इन विच दे मूव अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ठीक है। अब ये जो प्लैनेटरी विंड्स की बात हो रही है ना, वेदर द विंड्स आर हॉट और कोल्ड डिपेंड्स ऑन द रीजन ऑफ देयर ओरिजिन। अभी देखो जो भी विंड्स चल रही हैं, जो भी, चाहे वो ग्रहीय हो, प्लैनेटरी हो या फिर लोकल विंड्स हो, वो अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकती हैं या फिर बढ़ा सकती हैं। ठीक है। किस पे ये डिपेंड करे कि वो किस एरिया से आ रही है। अगर वो ठंडे एरिया से आ रही है तो यहाँ जैसे ही इंटर करेगी तो यहाँ के एरिया को वो ठंडा कर देंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इसका यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देंगे। गर्म एरिया से आ रही है तो जैसे ही यहाँ पे प्रवेश करेंगे, यहाँ पे आएंगी, अपने अकॉर्डिंग इस एरिया को क्या करेंगे, इस एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये है प्रिवेलिंग विंड्स। स्लोप ऑफ लैंड। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ स्लोप ऑन टेम्परेचर कैन बी क्लियरली सीन इन द माउंटेनियस पार्ट। ये स्लोप का इफेक्ट आपको एकदम डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि सन का जिधर मतलब पड़ेगा उधर तो ज्यादा तो टेम्परेचर होगा, और जिधर नहीं पड़ रहा है उधर क्या होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई टेम्परेचर पड़ रहा है, मतलब कोई लाइट पड़ रही है, कोई सोलर एनर्जी पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जब सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, ऐसा होता है ना कि अभी कोई पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ है तो आप जाकर के उसको थोड़ा सा इधर में देखो तो यहाँ पे धूप लग रही है बहुत ज्यादा, और जिधर मतलब धूप नहीं आ पा रही है उधर आपको आराम मिलेगा, थोड़ा वहां पे ठंडा लगेगा। ठीक है, वहां पे उतनी गर्मी नहीं होगी। तो सेम वही चीज है यहाँ पे। उसके बाद द नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, जो अर्थ का जो सरफेस है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो जनरली ह्यूमिड एंड हॉट रीजन्स cool and heat slowly, whereas the dry surface heats up and cools down slowly। ठीक है, जो humid और hot regions होते हैं वो धीरे धीरे cool होते हैं और धीरे धीरे ही heat होते हैं, लेकिन जो dry, जो सूखे हुए एरियाज होते हैं वो एकदम जल्दी से cool होते हैं और जल्दी से ठंडे हो जाते हैं, सॉरी जल्दी से ठंडे होते हैं और जल्दी से ही गर्म हो जाते हैं। रेत देखिए आपने, जो बालू होता है, बालू को आप देखो, ठीक है, एकदम सूखा सूखा होता है, इसको अगर ठंडे में आप ला करके रखो तो एकदम इतना ज्यादा ठंडा होगा, और जाकर धूप में रखो तो वही बहुत ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो एकदम तेजी से ये गर्म भी होते हैं और तेजी से ये ठंडे भी होते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, इधर है डार्क कलर्ड सरफेस और सॉइल्स स्टार्ट हीटिंग अप फास्ट एंड कूल डाउन स्लोली। जो डार्क सरफेस होते हैं, एकदम डार्क कलर के सॉइल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी जल्दी से एकदम फास्टली क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं, एंड कूल भी क्या होते हैं, फास्टली हो जाते हैं। उसके अलावा जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, जिनमें लावाज होते हैं, बेसिकली जो लावा कंटेंट करते हैं, वो तो मत पूछो, वो हमेशा ही क्या होते हैं, हीट को टॉलरेट करते रहेंगे, लेकिन हमेशा ही क्या होंगे, वो गर्म रहेंगे, हॉट रहेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस लैटिट्यूड्स ओवर द अर्थ सरफेस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किधर हो रहा है टेम्परेचर का, लैटिट्यूड्स की तरफ हो रहा है, अक्रॉस द लैटिट्यूड। अर्थ सरफेस पे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सब पर क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, the horizontal distribution of temperature on earth is shown by isotherms। isotherms के द्वारा इसको दिखाया जाता है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है हॉरिजॉन्टली, उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है, शो किया जाता है आइसोथर्म के द्वारा। और आइसोथर्म क्या होता है, तो आइसोथर्म्स आर द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दैट हैव इक्वल टेम्परेचर। ठीक है, इक्वल टेम्परेचर जहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल है, तो ये एक लाइन बनेगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आइसोथर्म। ठीक है, ये इक्वल टेम्परेचर को दिखाता है, उनके पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। व्हेन द आइसोथर्म मैप इज एनालाइज्ड इट कैन बी ऑब्जर्व दैट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज अनइवन। ठीक है, यहाँ पे जब ये एनालाइज किया जाता है तब पता चलता है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का वो भी क्या है, अनइवन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हॉरिजॉन्टली जो है लाइट है वो पड़ रही है। ठीक है, और जहां जहां पे इक्वल टेम्परेचर होगा उसको क्या करेगी है, उसको आइसोथर्म्स ज्वाइन करता है। ठीक है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न सारा इधर दिया हुआ है, और ये हमारे क्या होगा, इधर ही से ऐसे लैटिट्यूड्स बना दो। ठीक है, तो ये होगा हमारे लैटिट्यूड्स। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हमारे पास है क्या, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी। ठीक है,
एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जुलाई। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद हमने पिछले वीडियो में जो हमारा था उसमें भी हमने इसका देखा था कुछ। इन जनवरी देयर इज विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये चीज तो सबको पता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं उनको पता होगा कि इधर क्या होता है, ठंड पड़ती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, ठीक है, उधर क्या होता है उनको पता होगा कि उधर क्या होती है, गर्मी पड़ती है। कब? जनवरी की बात हो रही है बेसिकली, जनवरी में। ठीक है, इधर हेमिस्फीयर की बात हो रही है, कंट्री की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और जो कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, वो बेसिकली देख सकते हो। ओके, इन आइसोथर्म्स ऑब्जर्व मोर The isotherms observe more steady behavior in southern hemisphere. सदर्न हेमिस्फीयर में जब इस तरह का सिचुएशन होता है, क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में क्या होगा, इस टाइम में समर होगा, तो उस टाइम में जो आइसोथर्म्स है वहां पे उसका बिहेवियर क्या होगा, स्टेडी होगा। ओके, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जुलाई देखेंगे तो ये जस्ट क्या होगा, जनवरी के अपोजिट होगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड थी जनवरी में, तो अब क्या होगी, जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और इधर सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी। ओके, द आइसोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स इन जुलाई। जुलाई में क्या होते हैं, जनरली जो आइसोथर्म्स हैं वो लैटिट्यूड्स के पैरेलल होते हैं। द आइसोथर्म बिहेवियर इज अपोजिट ऑफ व्हाट इट वाज इन जनवरी। जनवरी में जो बिहेवियर था वो उसका जस्ट अभी क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, इधर क्या थे, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर था और सदर्न में क्या था, समर था। लेकिन अब जुलाई में क्या होगा, सदर्न में विंटर हो जाएगा और नॉर्दर्न में क्या हो जाएगा, समर। ओके, द इक्वेटोरियल ओशंस रिकॉर्ड वार्मर टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। जुलाई में क्या होता है, जो इक्वेटोरियल ओशंस है वो बहुत ज्यादा वार्म हो जाते हैं और इनका जो टेम्परेचर है वो कितना रिकॉर्ड किया गया है, तो 27 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा है मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस इज नोटिस्ड ओवर द लैंड इन सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट रीजन ऑफ एशिया अलोंग द 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्या किया गया है, यहाँ पे नोटिस किया गया है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट को, जैसे कि एशिया हो गया। ठीक है, उसके अलावा 30 डिग्री क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। ओके, ड्यूरिंग जुलाई इट इज विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये चीज तो स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कि किस तरह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है जुलाई एंड जनवरी का। ठीक है, मतलब जनवरी में कहाँ पे ज्यादा ठंड होती है, कहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है। अब टेम्परेचर क्या होगा, जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे गर्मी होगी, जहाँ पे कम होगा वहां पे ठंड होगी। ठीक है, एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड। अब है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, ये तो हॉरिजॉन्टली था ऐसे ऐसे, अब क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वर्टिकली ऐसे। ठीक है, एकदम सीधा करो लाइन ऐसे, इस तरह से। ठीक है, द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड बट द रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सीजन। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या होता है, मतलब जो ट्रोपोस्फेयर में जो हमारे टेम्परेचर है वो धीरे धीरे अल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है हमारा, डिक्रीज होने लगता है। लेकिन जो टेम्परेचर में चेंजिंग एग्जैक्टली देखने को मिलता है वो अकॉर्डिंग टू सीजन देखने को मिलता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंजेस, द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो डिक्रीज इन टेम्परेचर हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट या फिर नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, विच इज 100 टाइम्स मोर देन द हॉरिजॉन्टल लैप्स रेट, जो कि क्या है, 100 टाइम्स ज्यादा है हॉरिजॉन्टल लैप्स रेट से। अभी ये लैप्स रेट याद कर लेना कि क्या है, लैप्स रेट हम किसको कह रहे हैं, जो डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है उसको हम कह रहे हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर अपवर्ड इन एटमॉस्फेयर प्रूव्स द फैक्ट दैट एटमॉस्फेयर गेट्स हीट फ्रॉम द सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। ठीक है, ये जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है ऊपर की तरफ आउटर एटमॉस्फेयर में, अपवर्ड इन एटमॉस्फेयर, वो प्रूव कर रहा है इस फैक्ट को कि जो एटमॉस्फेयर है वो किधर से हीट लेता है, वो अर्थ से लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है। Hence it is obvious that as the distance of Earth's surface increases, the temperature decreases. तो यहाँ पे ये भी बात है कि जब धीरे धीरे और ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, मतलब जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीजेस। जब नॉर्मल कंडीशन होता है ना तो बेसिकली जो टेम्परेचर है वो यूजुअली क्या होता है, डिक्रीज ही करता है। ठीक है, जब अल्टीट्यूड हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है तब, at a rate of 1 degree for every 165 meters। 165 meters के बाद 1 डिग्री
कम हो जाएगा, ठीक है। एकदम नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, तब उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, तो बट ऑन सम ओकेजन्स द सिचुएशन गेट रिवर्स, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि सिचुएशन जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब कि जो ऊपर जाते वक्त अल्टीट्यूड बढ़ा रहे थे जब हम, तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर घट रहा था, लेकिन अब क्या होगा, नहीं घटेगा, या तो वो एकदम मतलब जितना है उतना ही रहेगा या फिर उससे बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे विथ हाइट रादर देन डिक्रीजिंग, डिक्रीज होने की जगह जब वो इंक्रीज करना शुरू कर देंगे तब हम उसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। वो हमारा नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल में क्या होता है, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, और अगर ऐसे अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ हमारा क्या हो, टेम्परेचर भी बढ़ने लगे, मतलब कि वो क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन है, ठीक है। It is caused in stack atmospheric condition while sometimes it occurs the horizontal or vertical movement of air। कभी कभी जो ये होता है वो कहाँ होता है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब हमारा स्थिर होता है तब होता है, और कभी कभी जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर में तब ये होता है, ठीक है। क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जिसमें कि अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ जो हमारे टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फेवरेबल कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो लॉन्ग विंटर्स नाइट, ठीक है, रात जब रातें लंबी होती हैं तो ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। जो लॉन्ग हमारी रातें होती हैं, जो लंबी रातें होती हैं, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इन्वर्स करता है, लाइक जब अल्टीट्यूड बढ़ता है तो उसके साथ ये भी क्या होता है, बढ़ने लगता है या फिर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। Loss of heat by terrestrial radiation from the ground surface during the night makes its amount of इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब ये होता क्यों है एग्जैक्टली तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ हीट है वो ज्यादा हो जाता है, जितना एब्जॉर्ब करती है अर्थ उससे कहीं ज्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो जाता है, लॉस ऑफ हीट हो जाता है, ठीक है, सरफेस से हमारे। क्लाउडनेस एंड क्लियर स्काई, जब क्लाउडलेस और क्लियर स्काई रहेगा तब उस टाइम में क्या होगा, लॉस ऑफ हीट होगा थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन प्रोसीड मोर रैपिडली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। जब क्लाउडलेस है, कोई भी क्लाउड नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्काई है, तब क्या होगा, इजिली जो हमारा प्रोसेस है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का वो होगा, ठीक है, मतलब इजिली जो चीजें हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हीट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस। अगर ग्राउंड सरफेस के पास अगर सूखी सूखी हवाएं हैं तो वो क्या करेंगी, वो अर्थ सरफेस के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का एक लिमिट लगा देंगी, ठीक है। स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, इट रिजल्ट्स इन नो ट्रांसफर और मिक्सिंग ऑफ हीट इन लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जब स्लो मूवमेंट ऑफ एयर रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके रिजल्ट के रूप में कोई भी मिक्सिंग हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। नो ट्रांसफर एंड मिक्सिंग ऑफ हीट इन लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर का उसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं होगी या फिर हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, अब देखो हीट ट्रांसफर नहीं होगी कहने का क्या मतलब है, हम किस चीज के बारे में बात करें, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में बात करें। अब जब ट्रांसफर नहीं हो पा रही है हीट तो ऊपर का जो हमारा जो टेम्परेचर है वो घटेगा कैसे, नहीं घटेगा ना, तो वो जितना है उतना ही रह सकता है, और ये हो सकता है कि उससे कम हो, तो ये कम है और ये क्या है, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन है, ओके। उसके बाद है स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस। अगर स्नो से कवर्ड ग्राउंड सरफेस है तो वो भी क्या करेगा, टेम्परेचर इन्वर्जन उसकी वजह से भी होगा, ठीक है। मतलब कि जो हमारा लेयर है लोअर लेयर, उसके ऊपर जो भी हमारे लेयर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो भी लेयर्स है जब भी बढ़ाएं हम तो वो क्या होंगे, या तो इंक्रीज करेंगे या फिर कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, नीचे वाले से ज्यादा रहेंगे, ओके। It results in the maximum loss of heat through the reflection of incoming solar radiation। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है हीट का, हमारे पास जितने भी अर्थ के पास जितनी भी हीट है उसका ज्यादा अमाउंट में लॉस हो जा रहा है और ऊपर वाला लॉस हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला कम हो जा रहा है और ऊपर वाला क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है या फिर ज्यादा हो जा रहा है। तो इट मीन्स क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन है, सब में यही चीज बताया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन हम देख लेते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन occurs in several conditions ranging from ground surface to great heights, thus there are several kinds of temperature inversion, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस इनको चाहिए होते हैं ग्राउंड सरफेस लेकर के जो ग्रेट हाइट्स है वहां तक, और ये अलग अलग होते भी हैं, ठीक है, इनमें वेरिएशंस होता है बहुत ज्यादा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये होते हैं, मतलब से काइंड से इनके, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास रेडिएशन इन्वर्जन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन, ओके, मतलब जो धरातल से हो रहा है, ओके।
Surface temperature inversion develops when air is cooled by contact with a colder surface until it's become cooler than the overlying atmosphere. This occurs most often on the clear nights when the ground cools off rapidly by radiation. If the temperature of surface air drops below its dew point, fog may result. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बात हो रही है सरफेस टेम्परेचर की। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन कब डेवलप होगा? तो जब एयर है वो कूल्ड होगा। कैसे कूल्ड होगा? किसके कांटेक्ट में? तो जो कोल्डर सरफेस है उसके कांटेक्ट में जाकर के कूल होगा, और वो क्या होगा, जो जिसके कांटेक्ट में रह करके वो कूल हो रहा है वो क्या होगा, उससे भी ज्यादा कूल हो जाएगा। ठीक है, कूलर देन ओवरलाइंग एटमॉस्फेयर, जो भी एटमॉस्फेयर है ना जिसके कांटेक्ट में रहकर वो कूल हो रहा था, ठीक है, वो उससे भी ज्यादा क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ओवरलाइंग एटमॉस्फेयर से भी। दिस अकर्स मोस्ट ऑफन इन क्लियर नाइट्स, जब क्लियर नाइट्स होते हैं तब ये ज्यादातर होता है। ठीक है, व्हेन द ग्राउंड कूल्स ऑफ रैपिडली, जिसमें क्या होता है, ग्राउंड जो होता है बहुत ही तेजी से क्या होता है, ठंडा हो जाता है रेडिएशन के थ्रू। और जो टेम्परेचर है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सरफेस एयर ड्रॉप्स, और जो सरफेस है, ठीक है, जो पास में जो हवाएं हैं उनका जब टेम्परेचर एकदम घटने लगता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके कांटेक्ट में रह करके ये ठंडा तो हो रहा है, लेकिन ठंडा होते होते बहुत ज्यादा ठंडा हो गया सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, एंड उसके बाद जब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो एक पॉइंट है जिसके अगर वो नीचे आ गया, तो आपने देखा होगा कि ठंड के दिन में क्या होती है, बेसिकली हमें फॉग देखने को मिलता है, तो वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, वो क्या है, सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन होता है हमारा। इट इज वेरी कॉमन इन हायर लैटिट्यूड्स। एक तो हायर लैटिट्यूड्स में, हायर लैटिट्यूड्स मतलब जो पोल वाले एरियाज हैं उधर हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, इन लोअर एंड मिडिल लैटिट्यूड्स इट ऑकर्स ड्यूरिंग कोल्ड नाइट्स एंड गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, और ये अगर मिडिल लैटिट्यूड्स में देखने को मिल रहा है या फिर लोअर लैटिट्यूड्स में, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, वो कब देखने को मिलेगा, ठंड के दिनों में देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो रात है उसमें फॉग्स देखने को मिलते हैं, सुबह में, दिन में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसिडेंस इन्वर्जन। ओके, अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन, ये एटमॉस्फेरिकल वाला है हमारा, ये एटमॉस्फेयर वाला है। ओके, ये तो हमारा सरफेस ऑफ अर्थ वाला था, ये हमारा एटमॉस्फेयर वाला है। व्हेन अ वाइड स्प्रेड layer of air descends, it is compressed and heated by resulting increase in atmospheric pressure, and as a result of lapse rate of temperature is reduced. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अपर सरफेस वाला हमारा होता है उसमें जो एयर है हमारे वो एक तो फैले हुए होते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड होने लगते हैं। ओके, किसके रिजल्ट में, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होने लगेंगे, और जो हमारा पास का जो हमारा लेयर है, ठीक है, जो एयर है उसके नीचे वाला, वो क्या होगा, वो उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट द लैप्स ऑफ टेम्परेचर इज रिड्यूस। तो लैप्स ऑफ टेम्परेचर है हमारा, लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, वो क्या होगा, वो घट जाएगा, मतलब जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो क्या होगा, घट जाएगा हमारा। ठीक है, और एटमॉस्फेरिकल जो हमारा है वो बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, द एयर एट हायर अल्टीट्यूड्स बिकम वार्मर देन एट लोअर अल्टीट्यूड्स प्रोड्यूसिंग अ टेम्परेचर इन्वर्जन। दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इज कॉल्ड सबसिडेंस इन्वर्जन। ठीक है, सिंपल सी बात बताई जा रही है यहाँ पे कि क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारा अपर लेयर है, अपर एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर हमारा ज्यादा गर्म हो जाएगा और नीचे वाला ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट होगा, जिसको हम कहेंगे सबसिडेंस इन्वर्जन। ठीक है, हायर अल्टीट्यूड्स और लोअर अल्टीट्यूड सेम चीज, अपर एटमॉस्फेयर लोअर एटमॉस्फेयर, वैसे ही करके बता दो, बात बराबर हो गई। ओके, इट इज वेरी कॉमन ओवर द नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स इन विंटर। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स में ये विंटर में काफी ज्यादा कॉमन है। ठीक है, एंड over the subtropical oceans, these regions generally have subsiding air because they are located under the high pressure centers। क्योंकि high pressure centers के अंदर ये होते हैं ना, तो ये चीजें देखने को एकदम कॉमनली हमें मिल जाती हैं। ठीक है, और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स में तो ये हमें विंटर के सीजन में देखने को मिलेंगे। It is also called upper surface temperature inversion because it takes place in upper part of the atmosphere। क्योंकि ये अपर पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर में हो रहा है ना, एक तो ये वाला अल्टीट्यूड हो गया, दूसरा फिर इसके बाद ये वाला एटमॉस्फेयर का अल्टीट्यूड हो गया, तो इन दोनों के बीच में हो रहा है, इधर धरती का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसी की वजह से इसको अपर वाला कहा जा रहा है। ठीक है, इधर एटमॉस्फेयर का ज्यादा हो गया टेम्परेचर और इधर वाले का कम हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी इसमें। आगे हमारे पास है वैली इन्वर्जन इन इंटरमाउंटेन वैली। ठीक है, वैली इन्वर्जन में क्या हो रहा है, देखो ये जो स्लोप है ना,
ये जो हमारे वैली में क्या होता है, वैली कुछ इस तरह की होती है, तो ये जो स्लोप है धीरे धीरे इधर आते आते इधर का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाएगा, नीचे वाला जो परत है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और ऊपर वाले का ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया कि हमारा वैली इन्वर्जन, ठीक है, इन इंटर माउंटेन वैली। In the high mountain or deep valleys, sometimes the temperature of lower layers of air increases instead of decreasing with elevation along a slope surface, ठीक है। जो एलिवेशन है, स्लोप सरफेस है, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, नीचे का डिक्रीज होना चाहिए। तो डिक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाता है, एयर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वैली इन्वर्जन क्रिएट होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट होता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नीचे वाला लेयर है उसका कम रह जा रहा है, ठीक है, और ऊपर वाले का इंक्रीज कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो अपर लेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है, ठीक है, और नीचे वाले का ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है। Here the surface radiates heat back to space rapidly and cools down at a faster rate than the upper layers. upper layers से जल्दी क्या होता है, जो नीचे वाले जो लेयर्स होते हैं वो एकदम से जल्दी से रेडिएट कर देते हैं, जो सोलर एनर्जी वो रिसीव करे वो तुरंत बैक मतलब उसको वापस भेज देते हैं, ठीक है, उसको रेडिएट कर देते हैं। As the result, the lower cold layers get condensed and become heavy, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, कंडेंस्ड हो जाते हैं और ज्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है। This conditions opposite to normal vertical distribution of temperature is known as temperature inversion. सेम वही चीज temperature inversion क्या होता है, जो normal vertical distribution है temperature का, उससे क्या है, ये just opposite है, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, एक बार फिर से समझ लो। नॉर्मल में होता है कि जो नीचे वाला लेयर है हमारा, ठीक है, वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऊपर जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे कम होगा। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या हो रहा है, ऊपर का ज्यादा है और नीचे का क्या हमारा कम है, ठीक है। उसके बाद है फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन, ओके, इसमें भी सेम वही चीज होगी। व्हेन द वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स मीट, जब गर्म और ठंडी हवाएं जब मिलती हैं, ठीक है, then the warm front rises up and being heavier the cold front sinks down, it results in formation of frontal inversion, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो फ्रंट वाली जो वार्म एयर होंगी वो ऊपर उठ जाएंगी और जो ठंडी होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, वो नीचे डूबने लगेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रंटल इन्वर्जन क्रिएट होगा। इट हैज कंसिडरेबल स्लोप, इसके पास एक कंसिडरेबल स्लोप होता है। whereas अदर इन्वर्जन आर नियरली हॉरिजॉन्टल, बाकी सब क्या होती हैं, नियरली हॉरिजॉन्टल होती हैं, वो क्या होती हैं, स्लोप नहीं होती हैं। इट ऑफन टेक्स प्लेस इन टेम्परेट जोन, ज्यादातर ये क्या होती है, टेम्परेट जोन में। एंड काउज साइक्लोनिक कंडीशन, साइक्लोनिक कंडीशन ये ज्यादातर करती हैं, ठीक है, इसलिए इनको साइक्लोनिक इन्वर्जन बोला गया है। विच रिजल्ट्स इन द precipitation in different forms. A frontal inversion is unstable and is destroyed as the weather change, ठीक है। एक तो कि ये फ्रंटल इन्वर्जन अनस्टेबल होता है, स्टेबल स्थिर बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये डिस्ट्रॉय कैसे होता है, ठीक है, ये नष्ट कैसे हो जाता है, तो वेदर चेंज के रूप में। जैसे कि ठंड मतलब अभी क्या है, वेदर कुछ और है, अभी थोड़ी देर में कुछ और हो गया, या फिर कुछ टाइम बाद कुछ और हुआ वेदर, ठीक है, तो वेदर चेंज के रूप में क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। बेसिकली यही सारे टॉपिक्स थे हमारे, एंड आप भी नॉर्मली इसको पढ़ोगे तो शायद समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। जो भी टॉपिक्स थे वो लगभग मैंने कोशिश करी है कि कवर करा दूं, और कवर हुआ भी है। अगर आपके सिलेबस में कोई और टॉपिक है वगैरह वगैरह की चीज़ें कुछ भी इंक्लूडेड है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वहाँ पे जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लेना, जहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।